नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 3 दिनों की तुर्कमेनिस्तान यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनकी यात्रा कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति वहां तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया यानी जिसको टापी भी कहा जाता है, इस महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। साथ ही इस मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से परमानेंट न्यूट्रलिटी का दर्जा मिलने के 20 साल भी पूरे हो रहे हैं। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें उपराष्ट्रपति शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति से तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, वार्ता होगी। क्या महत्व है उपराष्ट्रपति की इस यात्रा का, क्या महत्व है तापी का यानी इस गैस पाइपलाइन का, और साथ ही भारत की जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए ये पाइपलाइन कितनी ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये कि क्या ये पाइपलाइन चल पाएगी, काम हो पाएगा, क्योंकि जिन इलाकों से होकर ये पाइपलाइन गुजरेगी सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या वहाँ से होकर ठीक तरीके से गैस का जो आदान प्रदान है वो हो सकेगा। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं जिनके ज़रिए मुद्दे को समझेंगे। मेरे साथ हैं RS कल्हा जी, जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में, कई इलाकों में राजदूत रह चुके हैं भारत के, और इस पूरे क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सेंट्रल एशिया के साथ साथ वेस्ट एशिया को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं रघुवंश सिन्हा, जो कि डेप्यूटी एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार भी हैं कमर आगा। और साथ ही संदीप दीक्षित भी मेरे साथ मौजूद होंगे, रेजिडेंट एडिटर हैं द ट्रिब्यून अखबार के और दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। फिलहाल विदेश मामलों पर खास नज़र रखते हैं और जो विदेश मामलों से जुड़े जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कल्हा साहब, अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं तो आप कितना उत्साहित महसूस कर रहे हैं कि बहुत सालों की मेहनत के बाद अब जो है शिलान्यास का नंबर आ गया है, उसकी बारी आ गई है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है फिलहाल? देखिए, जो हमारे उपराष्ट्रपति जा रहे हैं तुर्कमेनिस्तान, ये बहुत एक अहम पहली कदम है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अभी 2-3 मुद्दे अभी भी उनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि जब ये तापी पाइपलाइन जब बन जाएगी, इसकी सुरक्षा का क्या क्या इंतज़ाम करना है, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो गैस की जो प्राइस है वो क्या कीमत के ऊपर उसके ऊपर तय करना है। अभी तक उसमें ऊपर भी अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। और तीसरी बात ये है कि जब ये इसकी शुरुआत तो बुनियाद तो ज़रूर वहाँ पर रखी गई है, लेकिन कब ये शुरू होगी और कब इसका पूरा मुकम्मल हो जाएगी, अभी इसका भी कोई समय तय नहीं हुआ है। अब जानकारी तो ये कहते हैं कि जी देखिए 2017 से या 2018 तक के पूरी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसका कोई कह नहीं सकते कि किस समय तक ये पूरी चालू हो जाएगी। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पहली कदम है ये बहुत अहम कदम है, क्योंकि इस जो तापी पाइपलाइन है ये काफ़ी अरसे से इसका सोच चल रही थी। लेकिन अब जो वातावरण बन गया है, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और ये तकरीबन जो सुरक्षा इसका जो मामला है उसके काफ़ी मतलब जो समस्या थी उनका हल हो गया है। क्योंकि अब आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बातचीत चल रही है कि जो तालिबान के साथ कहीं ना कहीं समझौता हो जाए और तालिबान भी अफ़गान गवर्नमेंट के में आके अपना हिस्सा ले लें, और अगर ये हो जाता है तो फिर काफ़ी शांति का वार्ता हो जाएगा। जी। अगर ये शांति का वार्ता हो जाएगा तो ये जो सुरक्षा की जो समस्या जैसे मैंने आपको बताई है वो काफ़ी अरसे से वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि ये अभी भी पहली कदम है जी हाँ। और अभी भी हमने काफ़ी रास्ता इसका पूरा करना है। बिल्कुल, यानी पहला कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और 3 महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है उसमें सुरक्षा का सवाल, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जिन इलाकों से होकर ये पाइपलाइन गुजरेगी वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कानूनी रूप से जो है मजबूत इलाके नहीं माने जाते हैं। दूसरी बात आपने गैस के दामों को कही है, जो लगता है कि शायद फिजिबिलिटी बन जाए, बात बन जाए। टाइमलाइन भी आप ये कह रहे हैं कि कोई पुख्ता टाइमलाइन नहीं है, ये कब शुरू होकर कब ये बिल्कुल वर्कबल हालत में पहुँच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर है। मैं जानना चाहूँगी
चाहूंगी नरेंद्र तनेजा जी की तरफ। और तनेजा जी, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर गए थे, प्रधानमंत्री मोदी 5 महीने पहले एक ऐतिहासिक जो है बायलैटरल विजिट हुई थी, द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, और उसमें उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट करके, काफ़ी जोर देके कहा था कि दरअसल इस पाइपलाइन में इतना दम है कि ये पूरा जो रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है इस पूरे इलाके का, उसको ट्रांसफॉर्म कर सके, उसकी पूरी शक्ल बदल सके। लेकिन ये सब तो ठीक है, उम्मीदें अपनी जगह हैं, अभी फिलहाल उसका शिलान्यास भी हो रहा है इस पाइपलाइन का, लेकिन जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है वो सुरक्षा को लेकर है। क्या आप भी चिंतित हैं? देखिए, सुरक्षा को लेकर के जब पाइपलाइन, ट्रांसनेशनल पाइपलाइंस बनती हैं और ऐसे देशों से गुजरती हैं जहां पे सुरक्षा थोड़ा इशू है, तो एक चुनौती होती है। लेकिन मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट जो है 25-30 साल से इसका जिक्र हो रहा था और इस तरह की पाइपलाइन बननी चाहिए। सबसे पहले अर्जेंटीना की ब्रीडास कंपनी थी, उन्होंने इसके बारे में बातचीत शुरू करी थी। अब आज इस मंजिल पे तो पहुंचा है कि भाई इस इतवार को जो है उसका शिलान्यास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा की जहां तक बात है, अगर आप टेक्निकल हिसाब से देखें, वो ऐसे मुद्दे नहीं है जिनको एड्रेस नहीं किया जा सकता, जिनका समाधान नहीं है। अब अगर तालिबान जो है और जो लोकल कम्युनिटीज रास्ते में जितनी भी हैं, वो उसमें स्टेक होल्डर्स बन जाती हैं, उनको दिखता है कि उससे उनको फायदा होने वाला है। जो गैस आने वाली है उससे वहां रास्ते में भी कुछ कारखाने लग जाते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लग जाते हैं या कोई और प्लांट लग जाते हैं, तो उसके स्टेक होल्डर हो जाएंगे। जब उसका लाभ उनको दिखने लगेगा तो मुझे लगता नहीं कि उसमें उसका बहुत विरोध होगा। और दूसरी, जो उसकी सुरक्षा के लिए जितने लोगों की जरूरत है, अगर वो लोकल लोगों को लिया जाएगा तो वो भी उसके बड़े स्टेक होल्डर हो जाएंगे। अब मैं असली मुद्दे पे आता हूं, अगर उसके बावजूद भी अगर कहीं हमला होता है, पाइपलाइन को तोड़ा जाता है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर माउंटेड जो है वो टीम बनाई जा सकती है। 3-4 हेलीकॉप्टर माउंटेड टीम होगी, जहां पर नुकसान हुआ या पाइपलाइन टूटी उसे 24 घंटे में रिपेयर कर दिया जाएगा। ये तो संभव नहीं होगा किसी के लिए भी कि पूरी पाइपलाइन को एक बारी में उड़ा दो, वो संभव नहीं होगा। तो इसलिए जो मुझे लगता है सुरक्षा का खतरा है, लेकिन वो मैनेजेबल है, उसको मैनेज किया जा सकता है अगर उसके लिए जितने लोगों की जरूरत है उनको लगा जाए। और सबसे बड़ी बात यह ध्यान देने की बात है, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कंपनियां शामिल हैं, लेकिन काफी हद तक ये G2G प्रोजेक्ट है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल का प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान की भी लगी है, भारत की भी है, और साथ में जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान भी है। तो और उसके साथ में जो भारत को उस गैस की जरूरत है, पाकिस्तान को भी उससे काफी बड़ी रॉयल्टी मिलने वाली है, अफगानिस्तान को भी करोड़ों हजारों करोड़ की रॉयल्टी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के सारे स्टेक होल्डर हैं, और तुर्कमेनिस्तान को बाजार की जरूरत है गैस के लिए, और भारत से अच्छा बाजार आज की तारीख में गैस के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आशंकित होने की जरूरत नहीं है। चुनौतियां रहेंगी, लेकिन मैं तो है काफी आशावान हूं। एक बात मैं और क्विकली कहना चाहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर ये पाइपलाइन बन जाती है तो पूरे दक्षिण एशिया का, और ये आप ये देखेंगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल जो धरातल है, जो लैंडस्केप है, बदलेगा। इस पाइपलाइन में वो ताकत है, वो काम करने की ताकत है जो राजनीतिक नहीं कर पाए पिछले 50 साल में, वो ये पाइपलाइन कर देगी, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप, इकोनॉमिक लैंडस्केप को एकदम बदल देगी। जी हाँ। तो नरेंद्र तनेजा जी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और काफ़ी आशावान व्यक्ति हैं कि जहां दूसरी तरफ आशंकाएं बहुत ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं, वो काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं। संदीप दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। संदीप, ये बताइए, आपने बहुत सारी ऐसी डील्स अपने सामने होती हुई देखी हैं एक पत्रकार की हैसियत से। फिलहाल मैं आपसे सुरक्षा का एस्पेक्ट तो नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आर्थिक तौर पर ये आपको कितनी फिजिबल ये डील नज़र आ रही है, ये पूरी पाइपलाइन नज़र आ रही है? क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र तनेजा जी ये कह रहे हैं कि बहुत सारी सिक्योरिटी और जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो सब भी इस पाइपलाइन में ये दम है कि वो उनको हटाते हुए आगे निकल जाए। क्या आप भी इतने आशावान हैं? एक्चुअली तुर्कमेनिस्तान के पास अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने की चाबी है। जैसा कि आप जानते हैं, काफी तुर्कमेन जो हैं अफगानिस्तान में भी रहते हैं, और जब तालिबान का रूल चला था उस टाइम तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अच्छे संबंध थे, और उनकी तालिबान के लीडरों के साथ रास्ता भी है। तो और चूंकि ये तुर्कमेनिस्तान का इनिशिएटेड प्रोजेक्ट है, तो इसलिए जरूर तुर्कमेनिस्तान के लीडर फिर कोशिश भी करेंगे कि अफगानिस्तान में थोड़ी पीस एंड स्टेबिलिटी आए, जिससे कि इस पाइपलाइन के आसार बने। और दूसरी बात, इस पाइपलाइन के पीछे जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका भी है, और ये यूएस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जॉइंट स्टेटमेंट में भी आया था, टापी पाइपलाइन और पैसिफिक कॉरिडोर, ये दोनों चीजें। तो इसमें अमेरिका का भी जोर लगा हुआ है। पर इन सब के बावजूद अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होता है अफगानिस्तान में,
तो हम पाइपलाइन के बारे में कहाँ से सोच सकते हैं? हम बिल्कुल सोच ही नहीं सकते उसके नहीं, बारे में। नरेंद्र तनेजा जी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता भी है, माना हमला भी होता है, उसके भी तरीके सुझा रहे हैं वो कि पाइपलाइन को 24 घंटे के अंदर रिपेयर किया जा सकता है और जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, उनकी भी दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी जब कारोबारी फायदे होंगे, अब चाहे वो तालिबान हो या दूसरे लोग हों। हाँ, ये सब थ्योरी में बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होता, जो कि एक बेसिक चीज है कहीं भी, पॉलिटिकल सेटलमेंट के जब तक नहीं होता तब तक तो ये पाइपलाइन के आसार नहीं है। और जैसा हमने हार्ट ऑफ एशिया में भी देखा कि कोशिश हो रही है अफगानिस्तान के आसपास के दोस्तों की। जैसा कि आप जानते हैं, हार्ट ऑफ एशिया जब शुरू हुआ था तो उसके दूर दराज के देश थे जो कि अफगानिस्तान में घुस गए थे, इनको बाहर ही रखा गया था और आज भी उनको बेसिकली ऑब्जर्वर स्टेटस ही दिया हुआ है। यूएस एम्बेसडर इस्लामाबाद में आए थे और कोई बड़ा उनका कोई कारिंदा नहीं आया था। तो जब तक ये एससीओ और हार्ट ऑफ एशिया के देश अगर इसमें दिलचस्पी लेते हैं, इसमें कदम आगे बढ़ाते हैं, तो पॉलिटिकल सेटलमेंट होता है अफगानिस्तान में, तो उसके बाद ही हम टॉपिक को देखेंगे। उसके पहले जो ये प्रिलिमिनरी काम कर रहे हैं ये ठीक है, ये शुरू की स्पेड वर्क ठीक है, पर एक दो और पेचीदे मुद्दे हैं जो कि इनको सुलझाने होंगे और तब मेरे ख्याल से उसके आगे ही कुछ हो पाएगा। बिल्कुल। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से बात समझाई है संदीप ने। कमर आगा साहब, ये बताइए कि वो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं और इस दौरान काफ़ी डिटेल्स भी हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं कि क्या संभावनाएं हैं और क्या आशंकाएं हैं। जो ये खास बात उन्होंने कही जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहली बात उन्होंने ये कहा है कि जो पॉलिटिकल सेटलमेंट जब तक नहीं होता, जब तक कि यानी ये बातचीत तय नहीं होती कि आखिर अफगानिस्तान को एक देश के तौर पर गवर्न कौन करेगा, क्या हिस्सों में ही गवर्न करेंगे कि कुछ तालिबान और कुछ जो है अफगान सरकार। एक तो ये बात वो कह रहे हैं जो उनकी आशंका है, लेकिन उनकी उम्मीद ये है कि तुर्कमेनिस्तान ज़ाहिर है बॉर्डरिंग कंट्री है, उसका अच्छा खासा असर तालिबान के बीच भी है। तो क्या वाकई, चूंकि इनका अपना बिजनेस इंटरेस्ट है तुर्कमेनिस्तान का, तो ये उम्मीद की जाए कि तालिबान से बात करके, जो सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि ये हेरात और कांदाहार दोनों प्रोविंसेस से अफगानिस्तान के होके पाइपलाइन गुजरेगी, तो आपको लगता है कि ये उम्मीद भी बंधा रही है ये बात जो संदीप कह रहे हैं? नहीं, संदीप ने बात सही कही, लेकिन तालिबान कोई मोनोलिथिक ग्रुप तो है नहीं। अब तो तालिबान कई खंड में बंट गए हैं, अच्छे और बुरे भी हैं। अच्छे और बुरे भी हैं इसके अंदर। जो अब जिस दिन हार्ट ऑफ एशिया की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी समय दूसरे तालिबान वहाँ पे अटैक कर रहे थे काबुल के अंदर। तो इनको रोकना, कंट्रोल करना, मैं नहीं समझता किसी के भी बस में भी होगा। पाकिस्तान का भी कंट्रोल इन पे कम होता चला जा रहा है। जिस तरीके से डिवीज़न हो रहा है, मुल्ला उमर के बनने के बाद 2 बड़े ग्रुप बने, फिर 2 ग्रुप में बाद ये अब कहा जा रहा है कि मुल्ला मंसूर ज़िंदा नहीं है, तो शायद उसकी वजह से फर्दर डिवीज़न की ज़रूरत है। ऑलरेडी 5-6 ग्रुप हैं, बड़े छोटे सब मिला के। कुछ तहरीक तालिबान भी है जिसमें एक जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग कर रही है। और जैसा आपने बताया कि ये हेरात और कंधार तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ से ये होके आएगी। संदीप सही कह रहा था कि बग़ैर पॉलिटिकल सेटलमेंट के नहीं होगा। ये सही बात है कि उन्हीं ने ये पाइपलाइन वाकई अगर आती है तो इससे, जैसा तनेजा साहब कह रहे हैं, कि बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आएंगे। लेकिन साथ साथ संदीप ये भी कह रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान का क्योंकि इतना बड़ा इंटरेस्ट है तो शायद वो अपना दम लगा दें, और उनका इन्फ्लुएंस भी है उनका तालिबान के बीच। कितना ही कुछ कर लें, तालिबान एक ऐसा ग्रुप है, जब तक ये मौजूद है इस एरिया में स्थिरता नहीं आ सकती। ये गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात नहीं है। ये तालिबान, इनका बेसिक पर्पज़ ये है कि स्थिरता ना आने दो, कोई डेवलपमेंट ना आने दो। जब कोई स्कूल बनता है उसको ये तोड़ देते हैं, जब कोई सड़क बनती है, भारत ने दरान तेलाराम रोड बनाने में कितने हमारे इंजीनियर मरे, इन्हीं ने नहीं बनने दे रहे थे, कितनी हमको फोर्स लगानी पड़ी। उसके बाद गवर्नमेंट वहाँ पूरी तरीके से चाहती थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से बची, अभी भी है। कोई हॉस्पिटल बनता है उस पर अटैक करते हैं। पार्लियामेंट की बिल्डिंग इंडिया ने बनाई, कहा उसको हम तोड़ देंगे। तो ये आपको फिजिबल नहीं लगता? अभी नरेंद्र तनेजा जी कह रहे हैं कि अगर माना करते भी हैं वो डैमेज, तो तब भी संभावना ये है कि उसको ठीक किया जा सकता है। प्लान है ये। सारे प्लान कंप्यूटर पे तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। अमेरिका ने इसी तरह के प्लान वहाँ भी बनाए थे इराक में, कि गवर्नमेंट गिर जाएगी और फिर उसके बाद वहाँ पे एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर ईरान की गवर्नमेंट हम गिरा देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। बड़ा मुश्किल काम है। ये तालिबान जैसे जो ग्रुप हैं, इनसे डील करना बहुत मुश्किल बात है। अगर ये गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं तो क्या ये अफगान कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे? आप बताइए। इनका अपना रिलीजियस एजेंडा है कि वो शरिया लगाएंगे
और शरिया भी नहीं, एक अगर पर्टिकुलर इसको थोड़ा टाइप सा इसको अगर सीमित तरीके से ही देखा जाए और सिर्फ इस गैस पाइपलाइन के मद्देनजर हम देखें तो क्या वाकई अगर तालिबान को फायदा होता है हेरात और कंदहार से होकर गुजरते हुए, तो क्या इसको वो स्वीकार नहीं करेंगे अगर तुर्कमेनिस्तान सामने आए? नहीं, उनको फायदे नुकसान की चीज़ नहीं देखते, वो अपना एजेंडा देखते हैं। उनका एजेंडा जो है अपना एक पर्टिकुलर धार्मिक एजेंडा है, उसके लिए वो जान देने पे तैयार हैं और उसी को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उन्हीं ने पहले लड़ाई लड़के करने की कोशिश की। एक ग्रुप चाहता है कि गवर्नमेंट में घुस के अपने एजेंडे को वो आगे बढ़ाएं, और वो ये इस तरह से एक ग्रुप अगर बात करता है तो दूसरा ग्रुप लड़ाई करने लगता है फौरन। जब भी हमने देखा तालिबान से बात होती है दूसरा ग्रुप अटैक करने लगता है। तो ये बड़ा मुश्किल है इनको, जब तक कि ये लॉ, अच्छा ये केवल वहाँ तक सीमित तो है नहीं अफगानिस्तान, ये मसला फिर उसके बाद नहीं, फिर ये पाकिस्तान में भी जा रहा है। ये क्वेटा मुल्तान पहुंचेगा, क्वेटा होते हुए, और तब भारत आएगा। मैं एक चीज़ और यहाँ पे लेकिन मुल्तान और क्वेटा में आपको क्या सुरक्षा की चिंताएं लगती हैं? मुल्तान तो काफी पीसफुल, क्वेटा थोड़ा खराब है, लेकिन मुल्तान पीसफुल नजर आता है। मुल्तान में ये आ जाएंगे। इसकी वजह ये है कि देखिए भारतवर्ष में अगर पाइपलाइन आएगी तो कई $100 बिलियन इन्वेस्ट होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस पूरे क्षेत्र में इंडस्ट्री बनने के लिए। तो वहाँ उनको ज़रूरत होगी अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई। अगर वो डिस्टर्ब होती है तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगेगा। इसी वजह से ईरान पाइपलाइन जो IPI अभी तक नहीं हो पाई है, रिजेक्ट कर दी गई सिक्योरिटी रीजन। रघुवंश जी, बहुत महत्वपूर्ण कई सवाल उठ रहे हैं और काफ़ी दिलचस्प जो हैं वो डिटेल्स हैं इस पूरी पाइपलाइन की। इसमें डिटेल ये है कि जो कैपेसिटी है वो 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स अ डे, एक दिन में जो है वो इतनी गैस पैदा करने की है, और 30 साल तक ये काम हो सकता है। कम से कम 30 साल की जो है ये प्लानिंग है। इसमें भारत और पाकिस्तान को जो है वो 38 MMSCMD मिलेगा, दोनों को 38, और जो बाकी 14 है वो अफगानिस्तान को मिलेगा। तो इस तरह से बंटवारा है। लेकिन अभी काला साहब कह रहे हैं कि जो गैस का दाम है उसको लेकर भी चिंता है। तो सुरक्षा की हमने बात की, उसके बाद आपको लगता है कि ये भी कोई ऐसी बात है जहां फंस सकता है मामला? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। अभी आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में देखिए, हर दूसरे महीने में जो तेल का भाव है ऐसा डमाडोल है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जितने भी ये 4 देश हैं, जब ये बैठेंगे तो ये एक अहम मुद्दा होगा कि इसका क्या प्राइस होगा, इसके बेसिस पर क्या रॉयल्टी, बिना दाम तय हुए शिलान्यास हो रहा है। अब देखिए तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। 1990 से लोगों ने इसके बारे में सोचा, 2002 में इसके बारे में पहली मीटिंग हुई, 2008 में भारत भी इसका हिस्सा बना। मगर असलियत देखिए कि 1990 से लेकर के आज 2015 में शिलान्यास हो रहा है। मगर जैसे हमारे सभी पैनलिस्ट ने अभी बताया, इतने में एक पीढ़ी जवान हो चुकी है, 25 साल गुजर चुके हैं। तो ये अपने आप में ये संकेत है कि इसके भविष्य क्या है। अचानक अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए अफगानिस्तान में, जो कि नहीं लगता, समझ में तो नहीं आती है, और जो लोग कह रहे हैं कि तालिबान ऐसा कर लेंगे और उनके हित में है, इतनी अगर रैशनैलिटी तालिबान में होती तो ये पिछले 30 सालों से जो वहाँ लड़ रहे हैं, किस मकसद से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, तो कम से कम हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को देखते हैं हमें तो समझ में नहीं आती कि कैसे कोई इस तरह का बहुत ज़्यादा उम्मीद रख सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि ये पहला कदम है और कोशिश तो जारी रखनी चाहिए, और ये जाननी चाहिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इसमें, क्या वो इतना खतरा मोल लेने को तैयार होंगे? खतरा मोल लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि देखिए वहाँ भंडार बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 4था सबसे बड़ा गैस का भंडार है तुर्कमेनिस्तान। और नहीं, कमर साहब, बीच में प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी जब इनमें गैस की बंटवारी होगी, तो क्या वो तैयार, तो क्या वो तैयार होंगी इतना खतरा मोल लेने के लिए? खतरा तो मोल लेने के लिए तैयार होंगी, मगर वो सुरक्षा की इशू है ना, कि कितना गवर्नमेंट उसको दे सकती है। तो वो भी आपके साथ एक कदम आगे बढ़ेंगे, फिर वो विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि उनको भी तो ये सब देखना है कि आखिर इसका भविष्य क्या है। वो तो पैसा लगाएंगे नहीं, मगर क्योंकि उसमें संभावनाएं इतनी हैं, विश्व के 4थे लार्जेस्ट वो वहाँ गैस भंडार है, तो प्राइवेट प्लेयर तो हमेशा तैयार रहेगी खेलने के लिए, क्योंकि ये तो रिस्की बिजनेस है। ऑयल इज अ रिस्की बिजनेस, लेकिन फायदा भी काफी है, फायदा भी बहुत है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो तैयार जरूर होंगे, मगर इसका भविष्य बहुत ही धूमिल है, मुझे तो समझ में नहीं आता। जी, एम्बेसडर कला, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह अभी पिछली बातचीत जो हमारी हुई है पिछले
10-15 मिनट के दौरान, उससे आशंकाएं भी हैं और उम्मीदें भी हैं। ये बताएं कि क्या वाकई ये चारों देश फिलहाल फ़ायदे के मद्देनज़र, या भी ये कहें कि जितना डेस्परेशन है इन तीनों देशों में, खासकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की भी अपनी जितनी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, अगर उनको देखा जाए तो क्या ख़तरों से खेलने को तैयार हैं ये देश? कई सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई तुर्कमेनिस्तान एक किरदार अदा कर सकता है अफगानिस्तान में? क्या जिस तरह से नरेंद्र तनेजा जी यहाँ तक कह रहे हैं कि ये गैस पाइपलाइन उन मुद्दों को सुलझाने में भी काम कर सकती है जहाँ पॉलिटिक्स फेल हो रही है, वहाँ इकोनॉमिक्स काम कर सकती है? देखिए, इसमें एक जो अहम बात वो ये है कि जो प्रोडक्शन होती है गैस की, वो है तुर्कमेनिस्तान में, और जो इसका इस्तेमाल होगा वो होगा भारत में। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तो इतना कोई ख़ास इस्तेमाल होने वाली की कोई नज़र नहीं आती मुझे। देखिए, जैसे तालिबान हैं, वो तो लड़ाई झगड़े में माहिर हैं, वो कोई बिज़नेस और इंडस्ट्री तो चलाने वाले हैं नहीं हैं वो लोग। उन्होंने क्या करना है ये गैस के साथ। और देखिए, दूसरी बात आपको मैं एक और रखना चाहता हूँ आपके सामने, वो ये है कि भारत के पास और ऑप्शंस भी हैं। दूसरी ऑप्शन हमारी ये है कि ईरान से हम अंडर द सी अपना गैस पाइपलाइन बना के सीधा गुजरात में ले आएँ, और उसमें तो कोई सुरक्षा का कोई झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, जैसे तुर्कमेनिस्तान है, उसको मतलब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और भारत भेजने से उनके पास भी एक और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, वो चीन को दे सकते हैं। और चीन बहुत इंटरेस्टेड है कि जैसे ये सेंट्रल एशिया के जो जितनी भी रिपब्लिक्स हैं, वहाँ पे जितना भी ये गैस और ऑयल उनकी जो है प्रोडक्शन है, वो सारी वो सीधी पाइपलाइन सिंजियांग में ले जा सकते हैं, और वहाँ पर भी कोई सुरक्षा का ऐसा कोई झगड़े की बात नहीं है। सो ऑप्शंस तो हर एक के पास है, और भारत भी तो ये देखेगा कि ये तापी जो पाइपलाइन है ये हमारे फ़ायदेमंद में है या ईरान से सीधी लाने में फ़ायदेमंद है। जी, लेकिन और ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी कीमत क्या है। जी, लेकिन काला तापी साहब, की जो वो कीमत क्या है, ईरान ईरान की कीमत क्या है। जी, लेकिन जो अगर ईरान की सस्ती हो पाइपलाइन जाएगी थी, तो फिर हमें तापी में ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की क्या वो जरूरत क्यों नहीं है? काम कर पाई थी? ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन अगर ईरान से होके गुजारना, क्या पाकिस्तान से होके जाने में दिक्कत थी, इसलिए ये मसला हुआ? देखिए, जैसे पाकिस्तान का उस समय में पाकिस्तान का जो रवैया था वो ठीक नहीं था, लेकिन अगर पाकिस्तान का रवैया बदल जाता है और उनको ये लगे कि ये ईरान पाकिस्तान भारत में सीधी पाइपलाइन आ सकती है, तो ये क्यों ना वो इसके बारे में सोचेंगे। जी, ठीक है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी उलझन थी उस पाइपलाइन के, वो ये थी कि जो अमेरिका था वो इसके बिल्कुल अपोज था, क्योंकि उस समय में उन्होंने कोशिश कर रहे थे ईरान को पूरा बॉटल करके कि ईरान की कोई जो आर्थिक संबंध हैं किसी देश के साथ आगे ना बढ़े। तो इसलिए उन्होंने ये इनकरेजमेंट बिल्कुल नहीं की कि ईरान पाकिस्तान और भारत में ये पाइपलाइन आ जाए। लेकिन अब जो समय है वो काफ़ी उसमें बदलाव आ गया है, क्योंकि आफ्टर जो ये न्यूक्लियर डील के बाद अब ईरान के साथ इतने जो संबंध कड़े थे अमेरिका के, वो नहीं है। समय थोड़ा कम है, मैं दूसरे पैनलिस्ट से सवाल पूछना चाहती हूँ और कोशिश करूंगी आपकी तरफ वापस लौटूं। माफ कीजिएगा काला साहब। कमर आगा साहब, ये बताइए, फिलहाल बात ये तो हो रही है कि ईरान पाइपलाइन का जिक्र हो रहा है कि अंडर सी होकर आप चले जाएं, लेकिन फिलहाल इस डील में अगर हम देखें तो इसमें अब आपको यहाँ से बात आगे कहाँ जाएगी? माना शिलान्यास हो गया, अभी जो भी बातचीत होनी है, जो अभी बीच में कदम तय करने हैं वो होंगे, लेकिन अब यहाँ से कहाँ? देखिए, बड़ा कंपटीशन है, जैसा अभी आपने देखा दोनों पाइपलाइंस के बीच में। भारत को कोई आपत्ति नहीं है दोनों पाइपलाइन से तेल लेने की, गैस लेने की। लेकिन यूएस इंटरेस्ट जो है वो तो अब तो यहाँ भी बदल रहा है, ईरान में भी बदल रहा है। ईरान पाइपलाइन आएगी, उसको भी भारत स्वीकार कर लेगा, और ये भी आएगी तो इससे भी कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी पहले आ जाए। दूसरी बात ये कि ईरान से जो पाइपलाइन आ रही है अंडर सी, जिसका भी एम्बेसडर कल बता रहे थे, वो अंडर सी आएगी। उसमें ओमान भी इंटरेस्टेड है अपने को जोड़ने की, इसलिए कि बिल्कुल वो ईरान का वो पार्ट जो है, ईरान बहुत करीब है ओमान से, और ईरानियन बात कर रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान भी उस पाइपलाइन में भी जोड़ सकता है। तो बहुत से ऑप्शंस अभी मौजूद हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं कि तापी और ईपी मिल भी सकते हैं। नहीं, वो अलग अलग आएंगी, लेकिन ये कि उसके ज़रिए भी पाइप गैस लाई जा सकती है। कई देश एक कंसोर्टियम बना के भी ला सकते हैं। ओमान भी चाहता है, ओमान के पास भी गैस है, अंडर सी लाने की बात कर।
वो पाइपलाइन के लिए बहुत से भारत में लोगों का मानना है कि सुरक्षा की नीतियों के हिसाब से देखा जाएगा तो काफ़ी सिक्योर और जो होगी। काला साहब अंडर सी कह रहे हैं कि वो जिसमें अंडर सी पाकिस्तान की जरूरत ना पड़े, ऐसा भी नहीं, होगा? वो अंडर सी इसी हाँ। वजह से लाई जा रही है कि वो अंडर सी से आएगी ईरान की। और बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ ये है कि हमारा वहाँ पे चाबहार पोर्ट भी भारत उसको भी डेवलप कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारी कनेक्टिविटी वो भी अटका ही हुआ है देखिए हालांकि। कई चीज़ें हैं, ये केवल पाइपलाइन नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया हिंदुस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरा क्षेत्र जो है ये लैंड लॉक्ड है और एनर्जी इनका रिच है। सी भी लैंड लॉक्ड है। उसकी वजह से उसकी एक ही एग्ज़िट है हम लोग के लिए, या तो अफ़गानिस्तान या ईरान। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो एक तरफ तो हम लोग गैस पाइपलाइन लाने की बात कर रहे हैं, दूसरे चाबहार की तरह के ज़रिए कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान से ब्लॉक कर रखी, तो हम सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहे। और चाबहार पोर्ट पे को अफगानिस्तान से भी कनेक्ट किया जा रहा है और सेंट्रल एशिया से भी किया जा रहा है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि दूसरे देश भी मिल जाएं तो शायद एक अच्छा इकोनॉमिक पैकेज भी नजर आएगा। नरेंद्र तनेजा जी, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ से अब ये मुद्दा कहाँ जाता है? अब शिलान्यास अगर हो जाता है, जितनी आशंकाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं आपके जो मेरे वहां को पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं पूरी तरह असहमत हूं। कीमत की जहां तक बात है, जो वर्किंग जो प्राइस का फार्मूला होता है उसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। कंस्ट्रक्शन कोई प्राइस एक परमानेंट फिक्स नहीं करी जाती है। इस तरह के पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक फार्मूला वर्कआउट किया जाता है और वो फार्मूला ऑयल से डीलिंग करके भी होता है। तो हमेशा ऑयल की प्राइस से गैस की प्राइस को जोड़ा जाए, ये जरूरी नहीं होता। दूसरी बात, भारत में जो गैस की जरूरत है वो जरूरत ऐसी है कि तुर्कमेनिस्तान की पाइपलाइन भी आ जाए, ईरान की भी आ जाए, और जो सबसी की बात हो रही है, जो डिस्टेंट अभी प्रोजेक्ट है, अब वो आ जाए, उस पर सब पे होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो पाइपलाइन पूरी बनेगी, उसके साथ में हमने ये भी गौर करने की जरूरत है कि इस पाइपलाइन को देखने का नजरिया ये है कि ये पाइपलाइन जो सेटलमेंट भारत चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, जो सेटलमेंट भारत उस पूरे इलाके में जियोपॉलिटिक्स चाहता है, उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। इसको एक टूल की तरह देखा जा रहा है। ये नहीं कि पहले सब नॉर्मल हो जाए तब पाइपलाइन बनेगी, ये नहीं, पाइपलाइन साथ साथ बनेगी, नॉर्मल करने के प्रयास साथ साथ होंगे। अब जैसे चीन इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, चीन ने अपना इंटरेस्ट कन्वे किया है कि वो उस प्रोजेक्ट में टैपी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, और अभी भारत ने उस पर रिएक्ट करना है। रूस ने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो तालिबान है, जो ब्रीडास है, ब्रीडास जो है वो जब आई थी तो उसने पहला लाइसेंस कैसे लिया था? तालिबान को ऑन बोर्ड लेकर के। आप उसको अब जिस नाम से भी बुला लें, कुछ लोग उसको जो है रिश्वत भी बोल सकते हैं। तो तालिबान में वहां तमाम सारे लोग हैं जो इसमें शामिल होता है। अगर हम इसको इस लिहाज से देखेंगे कि भाई पहले सब वहां नॉर्मल हो जाए, तालिबान खत्म हो जाए, वहां नरेंद्र तनेजा जी जो है वो मुद्दों का हल मान रहे हैं, मुद्दा नहीं मान रहे तापी को। गलत होगा। शुक्रिया नरेंद्र जी, समय समाप्त हो गया। लास्ट कमेंट। मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें संभावनाएं बहुत है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, इट कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल इन नेचर। मगर सिक्योरिटी और प्राइस, अब तनेजा साहब कह रहे हैं कि प्राइस का कोई मतलब नहीं है, तो कम से कम 6-7 साल लगा भारत और पाकिस्तान को जब अच्छे संबंध ये नहीं कहा, मैंने कहा ये फार्मूला agree वर्कआउट हो करने के चुका लिए। है, मतलब नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा, ये आपके शब्द है। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने नहीं कहा ऐसा। नहीं, और इसके अलावा तापी की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो 23 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है प्राइस के मुद्दे पर हुई हैं। 23 मीटिंग्स हो चुकी ये हैं। इनफैक्ट जब अच्छे वहाँ पर एनवायरनमेंट हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी मुद्दा होगा कि रॉयल्टी क्या होगा, कैसे प्राइसिंग होगा। चलिए, कार्यक्रम मुझे समाप्त करना होगा। मुद्दे अभी फिलहाल कई हैं, आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उम्मीदें भी हैं। एक तरफ बात यह है कि चूंकि मुद्दे इतने ज़्यादा हैं इसलिए ये पाइपलाइन आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ विचार ये भी है कि तमाम मुद्दों को भी ख़त्म कर सकती है या उनको प्रभावित कर सकती है ये पाइपलाइन। आगे देखते हैं कि शिलान्यास के बाद कैसे कदम बढ़ते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।